और इस वक्त गुजरात बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। तो जैसे हर्ष भाई ने उद्घोषित कर ही दिया है तो विषय तो आप सबके संज्ञान में आ ही गया है। मुझे तो सिर्फ इतना ही बताना है और बड़ी प्रसन्नता के साथ जाहिर करना है कि हम 2-3 चीजों के नारे युवा काल से लगाते रहते थे। राम जन्मभूमि का नारा हम लगाते रहते थे, कलम 370 के बारे में नारे लगाते रहते थे और ऐसे ही कॉमन सिविल कोड के लिए भी हम नारे लगाते रहते थे। बहुत ही पुराने दिनों की स्मृति के ये हमारे दिलों में नारे गूंज रहे हैं, आज भी गूंज रहे हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। ये मेरा सौभाग्य है और मैं यहाँ गुजरात सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हर्ष भाई हमारे बीच मौजूद है, इसलिए उनके माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नारे को सार्थक करने की दिशा में आपने अगला कदम उठा लिया। इसके लिए पूरी राज्य की सरकार को और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे ये राम मंदिर और कश्मीर के साथ साथ ये मुद्दा भी अब गुजरात सरकार ने घोषणा कर दिया है और जैसे बताया हर्ष भाई ने, ऐसे अपने मुख्यमंत्री श्री को अधिकार दे दिया गया है तो वो कमेटी का गठन जल्द ही कर देंगे और कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इस कानून को हमारे राज्य में लागू करने का रास्ता खुल जाएगा। एक बड़ी विडंबनाएं सिविल डिस्प्यूट्स में आया करती है। जैसे किसी ने मारपीट कर दी तो वो फिर इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, किसने मारा, क्यों मारा, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ऐसी कोई चीज नहीं आती है। उन सभी को एक ढंग से ही एंटरटेन किया जा रहा है। मगर यदि मिल्कत की बात आ जाती है और वो भी पैतृक मिल्कत की बात जब आती है तभी उसमें लगता है कि ये मैं अपने बेटी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, पत्नी का अधिकार है, बेटी का अधिकार है, उन सारी चीजों में कई मसले फंसे रहते हैं और हम नागरिकों के बीच में भी ये रहता है कि ये इसको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। अभी तक कश्मीर को लेकर भी ये विवाद बहुत कई किस्से भी ध्यान में आते थे कि बेटी है वहां और कहीं पे इनकी शादी हो गई है तो फिर इनको अधिकार नहीं मिलता है। इन सारी चीजों को लेकर कई चीजें मसले चल रहे हैं और एक बड़ी अच्छी बात हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में सरकार का चलना शुरू हुआ तभी से एक नारा बहुत जोरों से आगे बढ़ रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और उसी नारे को मजबूत करने के लिए जब जीएसटी आया था तब भी ये पहली बार हमारे सबके संज्ञान में आया था कि पूरे देश में एक कानून हो तो इसका कितना बड़ा बेनिफिट हो सकता है। आज वो कानून स्टेबल हो गया और कानून के चलते सभी देशवासियों में, सभी राज्यों में अपने अपने हिसाब से इस कानून का बेनिफिट अपने राज्य को कैसे मिल सके उसमें सब लग गए। पहले थोड़े थोड़े बहुत मतभेद हुआ करते थे और सबसे अच्छी चीज इस कानून की मैं तो कभी कभी सबके बीच में बताना और चुनावी बातों में भी उसको शामिल करके बता रहा हूं कि आज तक के जीएसटी के सभी निर्णय सर्वानुमति से हो रहा। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, आस्था रखने वाले लोगों के लिए इनसे अच्छा कोई और खबर हो ही नहीं सकती है। सारे निर्णय यूनानिमस डिसीजन लिए गए, एक भी निर्णय बहुमत से लिया नहीं गया है। ये इस कानून की ताकत है और इनकी एक और बड़ी ताकत मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं कि आज राज्य सरकार के मन में कोई चीज आती है,
जीएसटी को लेकर, तो वो अमल नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के मन में कोई चीज आती है तो वो भी इसी को सीधी तरह से अमल नहीं कर सकते हैं। उसमें घटाना है, बढ़ाना है, राहत देना है, जो भी करना है वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू करना पड़ता है। तो एक प्रकार से देश में लोकसभा के बाद इतना बड़ा एक तंत्र खड़ा करने का काम इस एक कानून के जरिए, जो एक कानून के जरिए पूरे देश में हो सकता है, ऐसे ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लगाने से नागरिकों के मन में अधिकारों और सिविल डिस्प्यूट्स के लिए जो मसले चल रहे हैं उन सभी में माताओं, बहनों, बच्चों और सभी लोगों को एक समान अधिकार देने का इसमें प्रावधान होने की वजह से एक बड़ी राहत की घोषणा है। मैं मानता हूं कि गुजरात सरकार की इस घोषणा से, जैसे पूर्व में भी एक हमारे राज्य ने इसमें आगे कदम उठा ही लिया है और हम इसमें कड़ी में गुजरात भी जुड़ रहा है, तो एक प्रकार से देश में इस कड़ी को आगे बढ़ाने का श्रेय गुजरात सरकार को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इनके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं और मैं आप सबके माध्यम से एक प्रकार से ये बात कह सकता हूं कि गुजरात सरकार ने आने वाले दिनों के लिए हमारे नागरिकों। संवाददाता अंकुर इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर के लगातार बीजेपी अब तक चुनावी सभाओं में ये बात करती रही थी, कहीं ना कहीं गुजरात में अब सरकार एक कदम आगे बढ़ रही है इसको लेकर के। चुनावी मुद्दा बनेगा? देखिए, चुनावी मुद्दा यकीनन तौर पर बनेगा, लेकिन सवाल जो खड़े हो रहे हैं इसकी टाइमिंग को लेकर हैं। जाहिर तौर पर चुनाव की डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है 2 से 3 दिन और लग जाएंगे। हर्ष संघवी जो अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं, साफ तौर पर कह रहे थे कि बहुत दिनों से लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, काफी दिनों से इसकी मांग की जा रही थी। हमने 2 मुद्दे, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो और 370 धारा 370 हटाने का मुद्दा हो, उसको पूरे किया है। अब हम कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम जो पूरी कैबिनेट है उसने फैसला लिया है कि अधिकार हम जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल उनको सौंपते हैं कॉमन सिविल कोड पर किसी भी तरह का फैसला लेने को लेकर। अब यहां से एक जो अंदाजा लगाया जा रहा है, एक कमेटी का गठन किया जाएगा, पूर्व जज हैं हाई कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता के अंदर, और उनसे राय मशवरा मांगे जाएंगे कि क्रियान्वयन कैसे हो पाएगा पूरे राज्य में, किसका इसका प्रारूप क्या होगा। ये तमाम चीजें होंगी जो इस रिपोर्ट के अंदर शामिल होंगी, जिसके लिए वक्त दिया जाएगा कमेटी को, और तब उसके बाद इसके आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। तो फिलहाल चुनाव के वक्त तक ये पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसके किस तरीके से हो पाएगा, इसका प्रारूप क्या होगा, ये सब बात की बातें हैं। गुजरात की राजनीति के लिए एक बहुत जलता हुआ मुद्दा है, वो यकीनन तौर पर अब यहां से आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पक्ष और प्रतिपक्ष, जो विपक्ष है वो दोनों इस पर अपनी राय रख रहे हैं। जो लोग हैं अब यहां से उनका जो राय है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हमारे साथ अश्विन पांडे भी जुड़ चुके हैं। अश्विन, विरोधियों का कोई रिएक्शन इस खबर पर, इस बीजेपी के चुनावी दांव पर, और क्या ये चुनावी दांव मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? जी देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है या नहीं ये तो 8 दिसंबर को पता चल जाएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि कांग्रेस खुले तौर पर इसका विरोध करती नहीं दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक तरह से मुद्दा उठाया गया है। जैसा हम कहते हैं कि विरोध करना या इसे नहीं लाने दिया जाएगा ये गलत है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से नहीं है। लोगों को हार देखते हुए, यानी बीजेपी अपनी हार देखते हुए इस तरह से भ्रमित करने के लिए इस मुद्दे को ला रही है। यानी कि अब जो एक कोशिश बीजेपी की तरफ से है इस मुद्दे को उठाना, साथ ही इसको चर्चा का विषय बना देना, वो कोशिश में कहीं ना कहीं बीजेपी सफल साबित होती जा रही है। और इसका असर चुनाव पर कितना होगा, जैसा मैंने कहा कि 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले, चुनाव मुहाने पर है उसके ठीक पहले इस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है एक कमेटी गठित करना, और कमेटी गठित कर उसे पूरी तरह से कानूनी अमली जामा पहनाने की बात बीजेपी द्वारा कर दिए जाने से बाकी जो विरोधी दल हैं उन्हें अब कहीं ना कहीं इस रणनीति से निपटने
लूटने की जो है अपनी कोशिश में जुट गए हैं और सीधे तौर पर कोई भी इसका खुला विरोध करते नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उन्हें मालूम है इसका खुला विरोध करना हो सकता है कि उन्हें इसका नुकसान करना जो है उठाना पड़ जाए। और यही बीजेपी चाहती भी है कि जो दूसरे पक्ष हैं इसका अगर खुला विरोध करते हैं तो उन्हें एक और मौका मिल जाएगा काउंटर करने के लिए। ठीक है अंकुर, अगर बात की जाए गुजरात चुनाव की, तो गुजरात चुनाव में क्या कुछ स्पष्ट मुद्दे हैं या वाकई ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो कि चुनाव की दिशा तय कर सके और इसी वजह से ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल एक और जो है लक्ष्मी गणेश की फोटो डालने की मांग करते हैं नोट पर, वहीं बीजेपी की ओर से यूसीसी का मुद्दा उठाया गया है। क्या इसकी वजह यह है कि गुजरात में कोई क्लियर मुद्दे नजर नहीं आ रहे? देखिए गुजरात में मुद्दे बहुत हैं, लेकिन हिंदुत्व का एक ऐसा मुद्दा होता है जिसके आसपास इसकी राजनीति का अपना एक इतिहास भी रहा है और आज के वक्त में भी इसका अपना एक एग्जिस्टेंस है, अपना एक अस्तित्व है। और यही बात है कि इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही हैं। आपने अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बारे में बात करी जिसमें वो लक्ष्मी और हिंदू वोटों के फोटो को नोटों के पिछले वाले साइड में छापने की बात कर रहे हैं। जैसे ही उनका स्टेटमेंट आया था उसके बाद सारी पार्टियां उनके ऊपर आक्रामक हो जाती हैं। बीजेपी तो उनका हिंदुत्व ही झुटला देने वाली बात कर रही है, झूठा हिंदुत्व की बात कर रही है। और अब जब कॉमन सिविल कोड की बात आ रही है, ये यकीनन तौर पर बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति की पहचान रहा है। कॉमन यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में हमेशा से बीजेपी मुखर रही है जब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात आ रही है, लेकिन अब गुजरात इलेक्शन से ठीक पहले इस तरह का ऐलान किया जाना, वो भी उत्तराखंड की तर्ज पर। ठीक है, ऐलान करते हुए क्या कुछ कहा गया है अंकुर, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। बीजेपी की ओर से जब ऐलान किया गया तो क्या कुछ बातें रखी गई हैं? લઈ શકે તો ગુજરાત અને હિમાચલમાં આને ચૂંટણી લક્ષી ગણાય અને રાજ્ય સરકારની ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે તો કેન્દ્ર સરકાર કેમ લખો શકે? કેન્દ્ર સરકાર પણ યોગ્ય સમયે આ દિશામાં અવશ્ય વિચારશે। નહીં ઉત્તરાખંડમાં એકમાં થઈ શકે। આ તો રાજ્ય સરકારના અધિકાર પરત મેળવી કાર્યવાહી છે। કર્યો તો કોણ મેં પૂછો, મેં તમે ફરીથી પૂછો। ટ્રાઇબની અંદર પણ બહુપત્નીત્વ છે, ટ્રાઇબની અંદર પણ બહુપત્નીત્વ છે અને માઇનોરિટીમાં પણ બહુપત્નીત્વ છે। તો તમે આ કાયદાથી કે ટ્રાઇબમાં વધુ પત્નીના અધિકારને સમાપ્ત કરવાના છો? મેં આપને પહેલા કહ્યું। तो बीजेपी की ओर से यह ऐलान किया गया है कि समान नागरिक संहिता को लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया है और इस पर आगे फैसला आगे लेगी पार्टी। इन सबके बीच बार बार सवाल यही उठाते हैं विरोधी कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है अश्विन, और इसी वजह से इस फैसले को ऐसे वक्त में जब चुनाव अब सर पर हैं तब बीजेपी की ओर से ऐलान किया गया है। और विरोधी इस मामले को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं, यह भी कह रहे हैं कि 27 साल सरकार में रहने के बावजूद बीजेपी पहले इस मुद्दे को क्यों नहीं लाई। जी बिल्कुल, देखिए 27 साल तक सत्ता में रहने के बाद अब जाकर ये मुद्दा याद आता है, वो भी तब जब चुनाव एकदम सर पर है और चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले 1-2 दिनों में होने वाला है। और इसी मुद्दे को अब इस तरीके से उठाने की कोशिश विपक्षी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि 27 सालों का जो एक लंबा जो है वक्त रहा है, इन 27 सालों में अब तक याद नहीं आया और अचानक एक दिन पहले इस मुद्दे को उठाने की बात होती है और बाकायदा कमेटी गठित जो है करी जाती है और इसको पूरी तरह से कैसे लागू किया जाए, कैसे आगे इस चीज़ को लेकर बढ़ा जाए, ये तमाम खाका बीजेपी की तरफ से लोगों के सामने रखा गया। हालांकि इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही होगी और विरोधियों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं इस बार अपनी हार को देखते हुए ये मुद्दा लाया जा रहा है। और हमने लगातार देखा है कि बीजेपी विकास की बातें करती रही है, हिंदुत्व की बातें करती रही है, अभी तक का जो चुनावी प्रचार पिछले कुछ दिनों से हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन अचानक अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सामने आ गई है। और आपको बता दें कि अब ये कई दिनों तक चर्चा का विषय रहेगा, हर जगह इसकी ही चर्चा होगी। विरोधियों को इस तरफ खींच कर लाने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें सफल होती नजर आ रही है। जो लोग अलग अलग बीजेपी की गलतियां गिना रहे थे, अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने को लेकर बीजेपी जो है कहीं ना कहीं 27 सालों का जो गैप है उस तरफ लोगों का ध्यान लेके जाएंगे।
इसी तरह से एक मुद्दे से भटकाने की कोशिश ये जो है विरोधियों का आरोप है और वो कहीं होता दिख भी रहा है। जी अश्विन, निश्चित तौर पर अब ये बीजेपी की रणनीति साफ नजर आती है कि विरोधी मुद्दे को डिसाइड ना करें। अंकुर, क्या आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से ये नोट वाला जो शिगुफा छोड़ा था, इसके बाद बीजेपी को भी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी है? विकास और तमाम बातें एक तरफ है, लेकिन हिंदुत्व के कोर मुद्दे पर टिके रहना जरूरी है। देखिए, बीजेपी के लिए जैसा अश्विन बता रहे थे, ये एकदम अनाउंसमेंट वाली बात नहीं है यकीनन तौर पर, क्योंकि जब इस तरह की घोषणा की जाने वाली होती है तो उसके पहले पूरी तैयारी की जाती है। उनको पता होता है इसके रेपरकशंस क्या होने वाले हैं, उनको पता होता है इसके जब वो अनाउंस करेंगे तो उसके बाद विपक्ष का किस तरह से राय आएगी या उनकी अपनी बात किस तरह से रखी जाएगी, मतदाता वो किस तरह से प्रभावित कर पाएंगे क्या। तो ये जो चीजें होती हैं एकदम प्लानिंग वाली बात नहीं होती है। बीजेपी को पता था इसकी सही टाइमिंग क्या होगी, इससे पहले कि चुनाव की घोषणा कर दी जाती, इससे पहले कि चुनाव आचार संहिता लग जाती। आखिरी जो मीटिंग कैबिनेट की हुई उसमें इस तरह का ऐलान लिया जाना ये बहुत पहले से ही तय था। हाँ, उसको बहुत गुपचुप तरीके से किया गया ताकि एक सरप्राइज रहे विपक्ष के लिए भी और जनता के लिए भी। अब यहां से राजनीति किस तरफ जाती है, क्या जो बीजेपी जिस तरीके की राजनीति हिंदुत्व की करना चाहती है, क्या उसी के इर्द गिर्द ही विपक्ष घूमेगा या विपक्ष यहां से एक नया मुद्दा क्रिएट कर पाएगा, इसके इर्द गिर्द बयानबाजी किस तरह से होगी, बीजेपी किस तरह से अपनी बातों को सामने लेके जाएगी और सबसे बड़ी बात है विपक्ष इस पूरे मुद्दे को हैंडल कैसे करेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। आम आदमी पार्टी अभी तक खुलकर इस बारे में कोई भी उनकी राय निकल कर नहीं आई है। एआईएम ओवैसी की जो पार्टी है वो भी गुजरात के कुछ हिस्सों में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर चुनाव लड़ने का मूड बनाकर बैठी है। उनकी तरफ से भी अभी तक किसी तरह का कोई रिएक्शन तो अभी तक निकल के नहीं आया है, लेकिन यकीनन तौर पर सबको पता है अगर इस मुद्दे पर बढ़ चढ़कर बयानबाजी होती है तो सीधे तौर पर जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बीजेपी जो अपना वोट बैंक है, जो परंपरागत वोट बैंक है, उसको साधने में कामयाब हो जाएगी। तो ये पूरा एक तरह का चक्रव्यूह है, राजनीति का मामला है। अब ये आने वाला वक्त तय हो पाएगा कि किस तरीके से ये जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। जी बिल्कुल। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।